हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बच्चे बहुत अच्छे हैं एंड सभी क्लासेस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और सभी क्लासेस जो आपकी मिस हो रही हैं उसको टाइम से भी देख रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भी मैं आपको कराती हूँ मैं आपको हर क्लास में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आएगा और कैसे लिखना है वो भी बताती हूँ। तो ऑब्वियसली आपका काम बस ये है कि उन लेक्चर्स को फॉलो करो, ठीक है भाई। चलो, तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था याद है? हमने रिप्रोडक्शन किया था बच्चों। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस भी किया था और मैंने आपको इसमें ये चीज देखो, कुछ इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे पॉइंट्स थे जो आपको लर्न करना था कि ए सेक्सुअल में हमको एग्जैक्ट कॉपी मिल रही थी, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। सिमिलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताए थे कि यहाँ पे हमको वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है। एंड ऑब्वियसली मैंने क्या बोला कि देखो, कोई वेरिएशन होगा तो ऑब्वियसली अगर कोई डिजीज है पेरेंट को, तो वो जब बच्चे में पास होगा, जिनको हम ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, प्रोजेनी बोलते हैं, ये सारी एक ही चीज है, तो वो पास नहीं होगी, वहां पे वेरिएशन होगा, सर्वाइवल का एक चांस देता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जब सडनली अगर नेचर जो आपका इन्वायरमेंट है, अगर कोई भी कंडीशंस आपकी चेंज होती हैं, तो ये वेरिएशंस आपको उसमें अडेप्ट करने के हेल्प होता है, मतलब आप अडेप्ट कर पाते हो उन वेरिएशंस की वजह से। दूसरी चीज़ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो वेरिएशंस हैं वो एवोल्यूशन को लीड भी करती है। अगर वेरिएशंस ही नहीं होंगे तो इतना ज़्यादा एवोल्यूशन कैसे सिंपल सेल से मल्टी सेल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ही नहीं होता, ठीक है, सबको याद है। चलो, उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बोला था यहाँ पे जो आने वाला है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये किया था, ठीक है। बच्चों, कल आपकी एक और क्लास होने वाली है 10th की। उस 10th की क्लास में मैं आपको एक क्विज लेके आई हूं, तो जो भी हमने अब तक पढ़ा है, चाहे इस चैप्टर का चाहे पिछली चैप्टर का, तो हम एक मेंटी लेंगे, एक क्विज लेंगे और आप देखना आपके कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा कल की क्लास को। तो आज मुझे यहाँ पे स्टार्ट कराना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो, अब कमेंट्स में सब लिखते चलो कि क्या क्या पॉइंट्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्या इसमें दो पेरेंट थे कि एक पेरेंट इन्वॉल्व था? एक पेरेंट इन्वॉल्व था ना, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो वो किसी आइसोलेटेड स्पेस में है, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन कर सकता है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का वेट नहीं करेगा वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा मैंने बच्चों यहाँ पे क्या बताया था आपको, अब जब दो पेरेंट्स ही इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो आपस में एक दूसरे को फ्यूजन कैसे करेंगे, मतलब ऐसा क्या अंश अपना पास करेंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही पेरेंट सिंपल दूसरे पेरेंट को दूसरे बच्चे को जन्म दे देता है, तो यहाँ पे नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व, ऑल राइट। और अगर गैमीट्स ही नहीं होंगे तो उनकी फर्टिलाइजेशन कैसे होगी भैया? उनकी फर्टिलाइजेशन तो होगी ही नहीं। सो दिस इज द मेन पॉइंट कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अब देखो, एक वर्ड मैं लिखने जा रही हूँ यहाँ पे, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से आ रहे हैं तो एग्जैक्ट कॉपी होगी, जो डॉटर सेल्स होगी, जो ऑफस्प्रिंग होंगे, चाहे कोई सेल हो, चाहे कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, चाहे कोई प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, जो उसका नया प्लांट आया है रिप्रोड्यूस होके, वो एग्जैक्ट कॉपी होगा। और एक टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं विच इज नोन एज क्लोन्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्लोन्स क्या है, या एमसीक्यू में आता है, तो क्लोन्स वो होते हैं जो कि जेनेटिकली सेम होते हैं बच्चों, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, एंड ऑब्वियसली फिनोटिपिकली भी सेम होते हैं। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पे क्या है, जेनेटिकली का मतलब है कि उसका डीएनए सेम होगा। ऑब्वियसली जब एक ही पेरेंट अपने न्यू प्रोजेनीज बना रहा है तो उसका डीएनए सेम होगा। और फिनोटाइप का मतलब है मेरे पेरेंट्स का, अगर मेरे अंदर कोई डीएनए आया है तो उसकी वजह से है, मेरे अंदर अगर ब्राउन आइज के जीन्स हैं तो मेरी आइज ब्राउन होगी, अगर ब्लैक आइज के होंगे तो ब्लैक होगी, अगर मेरे पास टॉल वाले जीन्स है तो मैं टॉल होंगी, तो मैं टॉल दिख रही हूँ, दैट इज अ फिनोटाइप।
और जो मेरे जीन्स हैं, जो मेरे डीएनए में लिखा है कि मुझको टॉल होना है, दैट इज अ जीनोटाइप। तो ये फिनोटिपिकली भी सेम होंगे, यानी कि जो इनकी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो भी एग्जैक्टली सेम होती है। तो सभी को याद है, ये सारे हमने पॉइंट्स किए थे। नाउ अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज ओनली माइटोसिस। अब ये माइटोसिस क्या होता है? अब आपको याद है, मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज बताई थी, माइटोसिस एंड मियोसिस। और अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं तो सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं ना। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? मान लो ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, जब मुझको चोट लग जाएगी, कुछ होगा, मेरे को कोई चोट लग गई, तो धीरे धीरे वो चोट भर जाती है ना। या लेट्स सपोज कोई उंगली कट गई तो वो उंगली बढ़ने की कोशिश करती है। या अगर आपकी हाइट छोटी थी और अभी आप लंबे हो रहे हो तो क्या होगा? आपका सेल डिवीजन हो रहा है। तो अब सेल्स तो सारे सेम ही होंगे, मेरी बॉडी में कोई दूसरा सेल तो नहीं होगा। हम अब बोलते हैं ना कि भाई सीबीआई इसकी जांच करवाओ, एफबीआई की जांच कराओ। क्या करते हैं वहाँ पे कि भाई डीएनए चेक करते हैं, सीआईडी में देखता है ना भाई, डॉक्टर सालुंके बोलता है डीएनए टेस्टिंग करिए मैंने इसकी। तो वो डीएनए टेस्टिंग में क्या करता है? मेरी बॉडी का चाहे सलाइवा हो, चाहे यूरिन है, चाहे ब्लड है, चाहे हेयर है, चाहे स्किन है, एनीथिंग, अगर उसमें आपका डीएनए निकल पाता है तो क्या डीएनए कहाँ होता है? वी नो इफ दिस इज अ न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा और ये बच्चों सेल है, तो डीएनए तो पूरी बॉडी के हर सेल का सेम होगा। तो ये डिवाइड कैसे हो रहे हैं? कॉन्स्टेंटली हमारा साइज, हमारा हाइट सब कैसे ग्रो होता है? तो यहाँ पे एक चीज होती है जिसको पहले बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डीएनए का डबल होना। डीएनए डबल होगा, ऑब्वियसली उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या होगा? ये अगर मैंने सेल बनाया था तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस था ना बच्चों, इसकी डिवीजन स्टार्ट होने लगेगी, ये अपने आप में डिवाइड होने लगेगा। क्योंकि अगर ये 2 सेल बनाना है तो जो इसका डॉटर सेल होगा उसके पास भी तो वो वाला डीएनए जाएगा। फिर धीरे धीरे जब ये फाइनली 2 अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बन गए, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए एक ही सेल में। This is known as a dikaryon stage. Dikaryon का मतलब है जब एक ही सेल के अंदर डाई मीन्स 2 न्यूक्लियस है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, फाइनली फिर धीरे धीरे इस तरीके से ये सेल भी डिवाइड होने लगेगा एंड अल्टीमेटली हमको 2 सेल्स मिल जाएंगे जो कि एग्जैक्टली सेम होगा अपने पेरेंट सेल में। ठीक है, तो पहले तो हो गई कैरियोकाइनेसिस, और जब सेल डिवाइड होता है ना तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और ये होता है सेल डिवीजन। ये है सेल डिवीजन। अब देखो क्या होता है, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया था बच्चों? देखो कहाँ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपसे वेरिएशंस की बात की थी। इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे वेरिएशंस की बात की थी। उसके अलावा मैंने आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे ना गैमीट्स का फ्यूजन होता है। अब एक मदर ने बनाया फीमेल गैमीट और फादर ने बनाया मेल गैमीट, फिर जाके इनका फ्यूजन होता है और बनता है जाइगोट। ठीक है, अब एक नंबर होता है जिसको प्लॉइडी बोलते हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि डीएनए क्या है। डीएनए अगर उसको पैक कर दो तो वो क्रोमोसोम हो जाएगा, क्योंकि जब ये न्यूक्लियस जब डिवाइड होगा फिर वो 2 अलग अलग सेल में जाएगा तो वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फैला हुआ क्रोमैटिन की तरह थोड़ी जाएगा, वो पैक्ड फॉर्म में जाएगा जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो जाइगोट हमारा जो लेट्स सपोज ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड होता है बच्चों, यानी कि हमारे पेयर में होते हैं क्रोमोसोम, इस तरीके से पेयर होते हैं, ऐसा समझ लो। हमारे पेयर में है वी हैव 46 क्रोमोसोम, तो कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए? हमारे पास 23 हो गए। ठीक है, 23 हो गए। अब
23 पेयर्स हैं, तभी तो हम 46 बन पाए हैं, तो ये पेयर्स में प्रेजेंट होता है। अब अगर आप डिप्लॉयड हो, मैं डिप्लॉयड हूँ, और जो बच्चा होगा, या लेट्स सपोज जो आपका प्रोजेनी होगा, आपका जो बच्चा होगा, या आप अपने फादर के बच्चे हो, तो आप भी तो सेम होगे, आप कोई सुपरमैन तो नहीं हो। उनका डीएनए आपका डीएनए का 46 क्रोमोसोम होगा दोनों में। तो जब गैमीट्स बनते हैं, अब जब ये फ्यूजन होगा तो उस हिसाब से ये तो 4n हो जाता, लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए देखो कुदरत ने इनको क्या चीज दी है। देखो यहां पे एक दूसरी टाइप की सेल डिवीजन आती है जिसको क्या बोलते हैं, मियोसिस। इसको लिख रही हूं यहां पे, चलो बच्चों ठीक है, इसको क्या बोला मैंने, इसको मियोसिस बोला, ठीक है। मियोसिस क्यों हुआ, अगर ये सिंपल माइटोसिस की तरह होता तो क्या होता, गैमीट भी वैसे ही होते, फिर उनका फ्यूजन हो जाता, फिर जाइगोट के पास तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाता ना। हमारे पास अगर मेरे फादर के पास और मदर के पास सेम डीएनए है, 46 डीएनए है, ठीक है। अब जब उन्होंने अपने गैमीट्स बनाए तो ऑब्वियसली गैमीट्स के भी वही डीएनए होंगे। जब उनका फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, तो जाइगोट का तो डबल हो जाएगा ना डीएनए। तो ये डबल ना हो इसीलिए हम मियोसिस करते हैं, ताकि जब मैंने आपको एक टर्म बोली थी जर्म सेल्स वो होते हैं जो कि गैमीट बनाते हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर मियोसिस होती है बच्चों। तो कहाँ गई ये वाली स्लाइड, यहाँ पे मियोसिस हो रही है। मियोसिस को हम बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब यहाँ पे जब वो सेल डिवाइड हो रहा था ना, वो जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था ना, एक ही न्यूक्लियस मल्टीप्लाई नहीं हुआ, हाफ हो गया, हाफ एक सेल में चला गया, हाफ दो सेल में चला गया, फिर फर्दर इसके दो बन गए, इसके दो बन गए, फिर उसके बाद नॉर्मल डिवीजन होती रही। तो जब गैमीट्स बनते हैं, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना 10th क्लास के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे मियोसिस होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगी, क्योंकि जर्म सेल्स तो है ही नहीं, और गैमीट्स जर्म सेल बनाते हैं वो भी नहीं बनने, तो फिर मियोसिस क्यों होगी, मियोसिस नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा। सबको यहाँ पे समझ आ रहा है। अगला देखें बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। चलो सबसे पहला टाइप है आपका फिजन। अब ये फिजन क्या चीज है भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजन। हमने न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन ये सब तो पढ़ चुके हैं, बट क्या हमने बायो में कभी सोचा है फिजन क्या होता है। फिजन का मतलब है ब्रेकडाउन, ठीक है। कोई चीज दो में डिवाइड हो रही है यानी कि डिवीजन, या ब्रेकडाउन मत बोलो, ब्रेकडाउन तो एक चीज ना छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी डिवाइड हो सकता है। सिंपल आई विल राइट इट डाउन, डिवीजन। जब कोई एक सेल डिवाइड हो रहा है दो में या तीन में या चार में, या डिपेंडिंग अपॉन कितने में डिवाइड हो रहा है, वहां पे उसका मतलब होता है फिजन। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ये यूनिसेलुलर में होती है मोस्टली, ये सिर्फ यूनिसेलुलर में होती है बच्चों। यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल में जिसका ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल है, जैसे अमीबिया, जैसे पैरामीशियम, जैसे कि यूग्लिना, जैसे कि यीस्ट, ठीक है। ऐसे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर में हमें एक सिंपलेस्ट टाइप की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, जिसको हम फिजन बोलते हैं। अब फिजन दो टाइप की होती है, एक होती है बाइनरी फिजन, और देखो नाम से ही पता लग रहा है कि बाइनरी फिजन है, यानी कि जब एक सेल डिवाइड होता है, डिवीजन कितने में होती है, इनटू टू डॉटर सेल्स।
अब ये आपके एग्जाम में आता है, देखो आपको क्या बनाना है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अमीबा। अमीबा पता है ना बच्चों, लास्ट क्लास में मुझको सभी ने बताया था कि मैम अमीबा होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और उसके पास बाहर ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मूव करने में हेल्प करते हैं। और ये क्या स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस इज नोन एज सूडोपोडिया, जो इसको मूव करने में हेल्प कर रहा है। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया कि इसके अंदर पहले होगी न्यूक्लियर की डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन होंगी जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो देखो अमीबा तो ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर दो न्यूक्लियस हो जाएंगे बच्चों। मैंने आपको डायरेक्टली दो बना के देख लिए, ये देखो पहले ये डिवाइड हो रहा है इस तरीके से और फाइनली दो में डिवाइड हो गया। जब ये दो में डिवाइड होगा तो धीरे धीरे सेल भी आपस में डिवाइड होने लग रहा है, तो यहाँ से सेल की डिवीजन होने लग जाएगी, जिसके बाद फाइनली हमको ऐसे टेढ़े मेढ़े से एग्जैक्टली सेम पेरेंट्स की कॉपी वाले, सेम पेरेंट्स के डीएनए वाले दो अमीबा मिल जाएंगे। सो यहाँ पे पहले तो हो गई न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद हो गई सेल की डिवीजन, और ये क्या है बच्चों, दीज आर टू डॉटर सेल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिजन का मतलब है जब एक सेल डिवाइड होता है, जिसका पहला पार्ट मैंने आपको कराया बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब है जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है, और एग्जाम्पल हमने किया है अमीबा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीबा। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो बच्चों, ये अमीबा में जो फिजन हो रही है इट इज द सिंपल बाइनरी फिजन। कभी कभी कॉम्प्लेक्स तरीके से होती है। अमीबा का कोई अस्तित्व नहीं है भाई, कहीं से भी काट दो उसको, इधर से काट दो, इधर से काट दो, जहां से भी काट दो वहां से ही वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म देखो, फिगर देखो, ऐसे होते हैं जैसे कि लीशमेनिया जो कि काला आजार डिजीज कॉज करता है, जैसे कि बच्चों यूग्लिना, और जैसे बच्चों पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास सीलिया होता है, ठीक है। और ये आपको क्या दिख रहा है, लॉन्ग मूव करने वाला ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी फ्लैजिला है। तो हमने देखा ना तीनों के पास अपने अपने मूवमेंट के लिए चीजें हैं। लीशमेनिया और यूग्लिना के पास फ्लैजिला है, ठीक है, और सीलिया है पैरामीशियम के पास। हालांकि यहाँ पे भी एक छोटा सा होता है, बट ठीक है अभी हमको वो नहीं पढ़ना है। तो मैंने क्या बोला, कभी कभी बाइनरी फिजन भी कॉम्प्लेक्स तरीके से हो सकती है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म बोलते हैं भाई मैं मतलब मेरा ना कोई वैल्यू है, मुझे कहीं से भी मत काटो, मैं सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल कटना चाहता हूं। आप देख रहे हो यहां से इसका फ्लैजिला है और ये नीचे से ऐसी दो टांगे बन गई, फिर ये पूरा ऐसे डिवाइड हो गया, फाइनली ऐसे दो लीशमेनिया हो जाएंगे। सिमिलरली यूग्लिना में देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये फ्लैजिला जहां पे है ना वहां पे एक फरो बना और इधर से डिवाइड हो गया। तो इस टाइप की डिवीजन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जहां पे एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में बाइनरी फिजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है एक सेल दो सेल में। ठीक है, सबको समझ आ रहा है बच्चों? कोई डाउट्स है तो पूछ सकता है मुझसे। यहाँ पे देखो वेयर एज पैरामीशियम में देखो क्या हो रहा है, ये भैया यहां से कुछ ऐसा बनने लगा और अल्टीमेटली यहां से डिवाइड हो रहा है। तो पैरामीशियम में देखने को मिलती है हॉरिजॉन्टल बाइनरी फिजन या फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जो कि इस तरीके से कट रहा है। ठीक है, ये सबको कोई डाउट नहीं है, सबको यहां तक क्लियर है? देखो बच्चों अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विच इज मल्टीपल फिजन। अब कभी कभी क्या होता है, एक सेल के अंदर बहुत सारी न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है, यानी कि बहुत सारी कैरियोकाइनेसिस हो गई। यहाँ पे सिर्फ माइटोसिस की बात कर रहे हैं हम, मियोसिस नहीं है। एसेक्सुअल में हम मियोसिस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर डिवीजन हो गई, सेल डिवीजन नहीं हुआ। तो देखो एक ही सेल में कितने सारे न्यूक्लियस बनते चले गए, बाद में इनकी सेल डिवीजन भी हो गई। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि एक पेरेंट सेल ने मैनी
डॉटर सेल को जन्म दिया। इसीलिए इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स नहीं, लेकिन कितने सारे डॉटर सेल्स आ गए। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉज करने वाला गंदा सा पैरासाइट। इट इज अ प्रोटोजोअन जो कि एक पैरासाइट की तरह काम करता है, यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर रहता है। ये बच्चों प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, हमने पढ़ा है, अगर अच्छा ठीक है नहीं पढ़ा किसने, कोई मुझे बता सकता है कि प्लाज्मोडियम को कौन कैरी करता है? कोई मुझको बता सकता है? ये थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है क्लासेस में। इट इज अ वेक्टर कॉजिंग डिजीज। वेक्टर से होती है बच्चों। वेक्टर वो होता है जो एक डिजीज्ड पर्सन से इस प्लाज्मोडियम को लेके दूसरे हेल्दी पर्सन में लेके जाएगा। तो वो कौन लेके जा रहा है, कौन इसका वेक्टर होगा? कैन यू राइट मी इन दी कमेंट सेक्शंस? कैन यू राइट मी प्लीज कमेंट्स में बताओ कि ये कौन सा वेक्टर होता है जो कि प्लाज्मोडियम कॉज करता है। तो देखो, जब तक मैं आपको बताती हूं कि मल्टीपल फिजन में क्या हुआ। एक सेल ने पहले एक इस तरीके का मोटी सी सिस्ट बना दी बच्चों। एक ना सिस्ट बना देता है, सिस्ट। मान लो अनफेवरेबल कंडीशंस आई, अनफेवरेबल कंडीशंस यानी कि उसको अभी रिप्रोड्यूस नहीं करना है, और बच्चों ने बताया फीमेल एडीज मॉस्किटो। फीमेल मॉस्किटो तो सही है बच्चों, मॉस्किटो सही है, बट अच्छा हुआ मैंने आपसे पूछ लिया एनोफिलस मॉस्किटो। एनोफिलस, मुस्कान आपने एडीज मॉस्किटो बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट यू हैव ट्राइड। देखो एडीज, आपको हमेशा याद रहेगा व्हाई आई हैव रिकॉल दिस थिंग, ताकि आप ये गलती ना करो। देखो एडीज मॉस्किटो डेंगू कॉज करता है, ठीक है बेटा, डेंगू कॉज करता है, और एनोफिलस मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, सबको समझ आया? फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। अब एनोफिलस की स्पेलिंग भी सही कर लो भाई। एनोफिलस मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अनफेवरेबल कंडीशंस आई, उसको यहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं करना, उसने अपनी बॉडी के बाहर एक मोटी सी कवरिंग बना ली जिसको हमने सिस्ट बोल दिया। फिर उसके अंदर ही अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड होता रहा, और देखो कितने सारे न्यूक्लियर बन गए, मेनी डॉटर सेल्स। बाद में इनका न्यूक्लियस बन गया, इनके अपने अपनी सेल भी बन गई, ये सिस्ट बच्चों टूट गई, और कितने सारे प्लाज्मोडियम बाहर आ गए, मैनी प्लाज्मोडियम। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया? चलो, तो ये हमारा मल्टीपल फिकेशन हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? कुछ बेचारे किस्मत के मारे ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा हुआ, कुछ ऑर्गेनिज्म को फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया बच्चों, फ्रैगमेंट्स में उसका ब्रेकडाउन हो गया। बट वो बहुत चालाक था, बहुत चालाक था। उसने क्या किया, ईच फ्रैगमेंट कैन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ईच फ्रैगमेंट कैन ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों, बार बार आप मुझसे पूछ रहे हो माइटोसिस क्या होता है बेटा? माइटोसिस इज सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन। एक सेल में, अभी मैंने अच्छे से समझाया था, एक सेल में आप बार बार पूछ रहे हो, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बट मैंने बहुत अच्छे से समझाया था बेटा। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, माइटोसिस में पहले सेल डिवाइड हुआ। कैसे होगा? पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर उसका सेल डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम माइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जब इस टाइप की डिवीजन जर्म सेल्स में होती है, यानी कि जब ऐसी सेल की डिवीजन गैमीट्स बनते हैं, तो उसको मियोसिस बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑलराइट, देखो अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, एक बेचारे को मैंने फ्रैगमेंट्स में बांट दिया, जिसको मैंने स्पाइरोगायरा बोल दिया। इट इज अ प्लांट की फैमिली में आता है ना, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे स्पाइरोगैरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया, हर फ्रैगमेंट न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। सो दिस इज नोन एज व्हाट? फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सुनो, एक टर्म आती है बच्चों, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन और फ्रैगमेंटेशन ना
कुछ खास अलग नहीं है, बट 10th में ना बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कि ये अलग अलग है, और अलग अलग लिखनी भी है। क्यों लिखनी है? देखो, ये जो हर फ्रैगमेंट है, हर फ्रैगमेंट क्या कर रहा है? ये रीजनरेट हो रहा है, फिर से ये पूरी बॉडी बना रहा है। तो फ्रैगमेंट के अंदर रीजनरेशन हो रही है, ठीक है, समझ आया? लेकिन रीजनरेशन को हम अलग क्यों बोलते हैं? रीजनरेशन का मतलब बच्चों कोई बॉडी पार्ट भी हो सकता है। फ्रैगमेंटेशन मतलब मैंने उसको कहीं से भी बांट दिया, फ्रैगमेंट में डिवाइड कर दिया, फ्रैगमेंट हैज रीजनरेटेड इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। बट रीजनरेशन एक बॉडी पार्ट का भी हो सकता है और एक पूरी ऑर्गेनिज्म का भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी में जो लिवर होता है, अगर आप उसका कुछ सेक्शन निकाल दो तो वो रीजनरेट कर जाएगा, वो न्यू ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। तो देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे रीजनरेशन पढ़ेंगे। रीजनरेशन में क्या किया? बेचारा प्लेनेरिया को देख रहे हो, ये प्लेनेरिया को देख रहे हो, इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स बन गए। प्लीज पे अटेंशन इन क्लास, सभी ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो, जिसको पढ़ना है बच्चों ध्यान से सुनो। जब इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया, हर पार्ट रीजेनरेट हो गया। एवरी बॉडी ऑर्गन, एवरी बॉडी ऑर्गन। फ्रैगमेंटेशन में स्पेसिफिक नहीं है कि कोई मान लो सर आया ही आया है, सर को भी हो सकता है दो पार्ट्स, मतलब कोई डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है भाई, एक बॉडी है, उसको मैंने अलग अलग फ्रैगमेंट्स में तोड़ दिया तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो गया। ठीक है, लेकिन अब जब मैंने उसको अलग अलग बॉडी पार्ट्स में तोड़ दिया, बॉडी के ऑर्गन है, देखो स्टमक का रीजन अलग है, टेल वाला रीजन अलग है, हेड वाला रीजन अलग है, तो सभी के सभी रीजन ने क्या किया? एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर दिया। ठीक है, तो ये बच्चों प्लेनेरिया में है, और ये एनिमल्स में ही नहीं प्लांट्स में भी होता है, हाइड्रा में भी रीजनरेशन होती है। ठीक है, समझ आया? टेल, छिपकली की पूंछ को पकड़ लो, छिपकली आगे भग जाती है, अपनी पूंछ छोड़ देती है, ऐसे बोलते पूंछ अलग हो जाती है, तो वहां पे जो टेल दोबारा उगती है ना, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। दैट इज नॉट फ्रैगमेंटेशन, क्योंकि उस टेल ने पूरी छिपकली को थोड़ी बनाया है, लेकिन उस टेल फिर से उग गई, दैट इज रीजनरेशन। समझ आया डिफरेंस बिटवीन फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन? चलो ठीक है, यहां पे नेक्स्ट टॉपिक इज बडिंग। बडिंग क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स में क्या होता है, ये बच्चों मल्टी सेलुलर में भी देखने को मिलता है, और ये बच्चों यूनिसेलर में भी देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में हमने रीजनरेशन भी देखा ना, दिस इज अ हाइड्रा। इसमें क्या हुआ, कहीं पे एक बॉडी में कुछ उगने लगा, वो बड हो गई बच्चों, वो बड हो गई, वो बड धीरे धीरे बढ़ने लगी, और वो सारा न्यूट्रिशन इस पेरेंट बॉडी से ले रही है, इस पेरेंट बॉडी से अपना सारा न्यूट्रिशन ले रही है। जब ये मैच्योर हो जाएगी, जब ये बड मैच्योर हो जाएगी, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एंड फाइनली ये ग्रो हो जाएगी न्यू इंडिविजुअल में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। एक बड निकली, बड ग्रो करती रही, पेरेंट बॉडी से अलग हो गई और न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, दिस इज बडिंग। अब मैंने क्या बोला, ये बडिंग सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर में ही नहीं, ये यूनिसेल्युलर में भी देखने को मिलता है, जैसे कि यीस्ट। फर्मेंटेशन जो होती है ना, वो यीस्ट करता है, ब्रेड जिससे बनती है, इडलियां जिससे बनती है, फर्मेंटेशन दारू जिससे बनती है, अल्कोहल जिससे बनती है, इसको इसलिए ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं, अल्कोहल बनाने में हेल्प करती है। इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, ये ब्रेड बनाने में काम आती है। तो ये यीस्ट होता है बच्चों, ये यूनिसेल्युलर है, एक सिंगल सा सेल है, दिस इज वन पेरेंट सेल, दिस इज वन
पेरेंट सेल, इसने अपनी बॉडी के ऊपर एक बड बनाने लगी और अंदर से देखो न्यूक्लियस डिवाइड होने लगा, धीरे धीरे ये अंदर रहा, ये ऊपर पहुंच गया और फाइनली ये अलग हो गया. दिस इज द बड विच विल ग्रो इनटू द डॉटर सेल. तो मैंने क्या देखा, एग्जाम में हमको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स लिखने आता है तो हम अच्छे से लिखेंगे, एग्जाम्पल देने हैं सबके, तभी मार्क्स मिलेगा. फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, रीजेनरेशन क्या होता है, फिजन, फिजन में लिखेंगे, बाइनरी का अलग लिखेंगे. फिर उसमें मैंने आपको 3 बताए हैं, सिंपल कहीं से भी, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूडनल. फिर मैंने आपको क्या बताया, बडिंग कराया, उसमें फिर यूनिसेलर, उसमें फिर मल्टी सेलर. ठीक है, उसमें एक और टाइप करेंगे. अभी तक जो बर्ड थी वो बॉडी के बाहर बन रही थी, जिसको मैं एक्सोजीनस बर्ड्स बोलती हूं. एक होती है एंडोजीनस बर्ड्स. एंडोजीनस बर्ड्स बच्चों वो है जो बॉडी के इनसाइड बन रही है, इनसाइड द बॉडी. और स्पॉन्जिस एक ऑर्गेनिज्म है, आपने वो पढ़ा है एक चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें पॉरीफेरा पढ़ा था बच्चों. पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के अंदर साइकॉन, स्पॉन्जिस, ये सब किया था बच्चों, स्पॉन्जिला, ये सब किया था. ये स्पॉन्जिस होते हैं. इनके अंदर, बॉडी के अंदर एक बाहर से स्ट्रक्चर बन गया जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये स्पाइक जैसे स्ट्रक्चर. और अंदर कितनी सारी बर्ड्स बन गई, ये है इंटरनल बर्ड्स, इनको जेम्यूल्स बोलते हैं. जब बर्ड्स बॉडी के अंदर बन रही हैं उसको जेम्यूल्स बनेंगे, ये बाहर आ जाएंगी और ये जर्मिनेट कर जाएंगी, जर्मिनेट हो जाएंगी इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है बच्चों, तो ये था बडिंग. तो आज की क्लास में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ा. ठीक है, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लेकिन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. मेरे को लगा था कि सब बच्चों को आता नहीं होगा तो टाइम लग जाएगा, बट चलो ये बहुत अच्छी बात है, जल्दी से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है. तो नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो कि प्लांट्स में देखने को मिलता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम स्टडी करेंगे. देखो क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. प्लांट बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि बड़े खतरनाक हैं. देखो क्या होता है उन स्ट्रक्चर के अंदर. इस स्ट्रक्चर को अलग कर दो और इसको जमीन में गाड़ डालो और पूरा प्लांट मिल जाएगा. मतलब देखो कितनी कमाल की बात है. ना ही तो यहाँ पे पॉलन बनेंगे, ना ही तो यहाँ पे स्टिग्मा होगा, ना ही पॉलन स्टिग्मा के ऊपर आएगा, पॉलिनेशन होगी, ना ही फर्टिलाइजेशन होगी, और ना ही इतना वेट करना पड़ेगा. सिंपल एक चीज उखाड़ी, उसको जमीन में गाड़ा और न्यू ऑर्गेनिज्म मिल गया. ठीक है, तो प्लांट बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं. ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स. ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर सकते हैं. आपने टिश्यूज पढ़ा था, टिश्यूज के अंदर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज किए थे बच्चों, जो कि किसी भी पार्ट में ग्रो करते रहते हैं, लाइफ टाइम जो बच्चों डिवाइड होते रहते हैं. तो ये वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको जमीन में गाड़ा, पानी दो, सॉइल दो, मिनरल दो, सब कुछ दो, और ये ग्रो करने लगता है, डिवाइड होने लगता है और न्यू प्लांट बनाता है. ठीक है, नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे होता है, ये रूट से भी हो सकता है. रूट से एग्जाम्पल हम डिटेल में करेंगे, बट आप बता सकते हो कौन कौन से रूट से होता है. आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल पोटैटो. और बताओ बच्चों किससे होता है. ये बच्चों स्टेम से भी हो सकता है. अरे बाप रे, गलत लिख दिया. पोटैटो स्टेम से होता है, पोटैटो स्टेम से होता है. ठीक है, सॉरी बच्चों, स्टेम से पोटैटो होता है और रूट से स्वीट पोटैटो होता है. ये बच्चों लीफ से भी होता है, जैसे ब्रायोफाइलम. ठीक है, क्या यहां पे फ्लावर आया, क्या ये बच्चों फ्लावर से होगा, यस और नो.
क्या फ्लावर के पार्ट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकती है? गिव मी द आंसर बच्चों, क्या फ्लावर से वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर सकते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। और एग्जाम्पल्स दो रूट के, और कौन से एग्जाम्पल्स होंगे? कैरेट, स्टेम के अनियन, जिंजर, टर्मरिक, कोलोकेशिया, अरबी, ये सारे स्टेम से होते हैं। इसकी स्टेम में कुछ ऐसे बड्स निकलते हैं, उसको उगा दो और जमीन में गाड़ दो और न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, लीव से ब्रायोफाइलम, ठीक है, और भी आते हैं, ठीक है, जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो क्या बच्चों फ्लावर करता है? क्या फ्लावर वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखाएगा? दिखाएगा फ्लावर? नहीं दिखाएगा बच्चों, नहीं दिखाएगा। नो, फ्लावर विल नॉट शो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाई? बिकॉज फ्लावर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। समझे? वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है भाई, तो फ्लावर कैसे दिखाएगा? फ्लावर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, तो ये यहाँ पे लिखे रहने दूंगी ताकि ये आपको याद रहे। ठीक है, अब देखो हम इसको पढ़ेंगे कैसे। हम इसमें पढ़ेंगे नेचुरल मेथड्स और हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स। आर्टिफिशियल मेथड्स यानी कि मैन मेड मेथड्स जो हम लोग करते हैं, जैसे रोज की एक लकड़ी काट दी, उसको कटिंग बोलते हैं, उसकी कटिंग को उगाया और न्यू प्लांट बन गया। ग्राफ्टिंग बोलते हैं, एक प्लांट का पार्ट उखाड़ के दूसरे प्लांट में उसको चिपका देते हैं। डिटेल में बताऊंगी, सब बताऊंगी, सब पढ़ के आएंगे। लेयरिंग में क्या होता है? एक स्टेम को दबा दिया सॉइल में, उसके ऊपर सॉइल ढक दिया और उसमें से न्यू प्लांट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बट एक चीज आपको यहां पे अच्छे से समझनी है। वेयर शुड आई राइट इट डाउन? चलो कोई नहीं, मैं यहीं पे लिख देती हूं। देखो, एक चीज समझ लो बच्चों जो आपको अच्छे से पढ़नी है। एक चीज समझ लो, इन सभी स्ट्रक्चर में से रूट, स्टेम, लीव्स में से बड्स निकलते हैं। कभी आलू देखा है जो घर पे पड़ा रह जाता है, उसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर की बडिंग आ जाती है। आलू के ऊपर ग्रीन कलर की बडिंग आ जाती है बच्चों। प्याज, प्याज देखा है, प्याज से ऐसा लंबा सा ग्रीन कलर का स्टेम निकलने लगता है। वो क्या है बच्चों? वहां से ना बड्स निकलने लगती है और वो बड्स का मतलब है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दिखा रहा है, जिससे मैं न्यू अनियन या पोटैटो प्लांट को ग्रो करा सकती हूँ। तो सभी में ये होगा। ये बड्स रूट से भी आ सकती हैं, लीफ से भी आ सकती हैं और स्टेम से भी आ सकती हैं। ठीक है, तो डिटेल में एग्जाम्पल के संग हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सब बच्चे अच्छे से पढ़ के आए हों। ठीक है, मैं आपको कल एक क्विज लेके आने वाली हूं जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं बच्चे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।